नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि मैप पर देखी और समझी भी जाती हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास संडे स्पेशल सेशन में। आज शाम के ये 7 जो बज चुके हैं या फिर बज रहे होंगे, इस वक्त मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स का ये जो समय है, इस वक्त हम मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज हम दुनिया के उन कोनों की सैर करेंगे जो इस हफ्ते चर्चा में रहे हैं। इस हफ्ते से मेरा संदर्भ है 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में, और साथ ही हम देखेंगे कि एग्जाम में इनसे एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, यानी कि क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी होती है यूपीएससी में। तो चलिए अपनी एटलस और पेन या फिर पेंसिल उठा लीजिए, शुरू करते हैं आज के अपने इस खूबसूरत से सफर में। नमस्कार, आप सबका संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इस नए सेशन में आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी है और आज हम क्लास में कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं। ये क्लासेस शाम को 7 बजे एवरी संडे मैपिंग बेस्ड, जो वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स है उनको हम समझेंगे, मैप पर समझेंगे, जो डिटेलिंग है उसको समझेंगे, क्यों चर्चा का विषय रहा उसको समझेंगे, और पूरे बैकग्राउंड को समझते हुए उसके एमसीक्यूज को भी एंड में सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ निरंतर बने रहें, संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल पर अभी निरंतर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर भारत और जॉर्डन के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात की जा रही है। उनको 75 साल हो गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने इस दौरान 3 देशों की जो है यात्रा संपन्न की है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का। और जॉर्डन की यात्रा उन्होंने अभी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कंप्लीट की है। जॉर्डन यहाँ पर है, इसको हम मैप पे ही समझ सकते हैं, हमने समझा है इसको, ठीक है। अभी हम इसमें समझेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि गूगल मैप पे भी इसको समझे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा देखते हैं, फिर हम इस आगे जाके देखेंगे। जॉर्डन के बारे में अगर बात की जाए तो पश्चिम एशिया यानी कि साउथ वेस्ट एशिया में स्थित एक संवैधानिक राजशाही एक देश है। यहाँ के शासक जो है किंग अब्दुल्ला हैं, और यहाँ पर जॉर्डन क्या है, एक अपेक्षाकृत बहुत ही यंग अभी देश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 46 में ये स्वतंत्र हुआ था। लेकिन इसकी भूमि जो है बाइबल कालीन है, रोमन है, इस्लामी सभ्यताओं से जुड़ी प्राचीन विरासत अपने अंदर समाई हुई है। राजधानी अगर आप देखेंगे किसकी, जॉर्डन की, तो अम्मान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्डन की राजधानी यहाँ पर अम्मान है। एटलस साथ में लेके बैठेगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी जॉर्डन का यही है। रोमन काल में इसे फिलाडेल्फिया कहा जाता था, किसको, जॉर्डन को फिलाडेल्फिया जो है कहा जाता था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये अमोनाइट्स से जुड़ा क्षेत्र था, ठीक है। अमोनाइट्स से, अमान को फिलाडेल्फिया कहा जाता था, और 13वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में ये अमोनाइट्स से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो था हमें देखने को मिलता है। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम एक बार कोशिश करते हैं कि गूगल मैप को भी बेसिकली यहाँ पर देख लें, ठीक है। तो गूगल मैप में हम जॉर्डन टाइप करेंगे, ठीक है। गूगल मैप में हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, आपका जॉर्डन टाइप करेंगे, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं बीच में रोक के, और यहाँ पर जो है जॉर्डन, जॉर्डन टाइप करें यहाँ पर, आप चाहती हूँ जॉर्डन, हाँ जॉर्डन टाइप करें और सर्च करें तो आपको देखिए एग्जैक्ट लोकेशन इसका जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम इसको साइड कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अपना वो रहा प्यारा भारत, ये रहा प्यारा भारत। इसके लेफ्ट में आप यहाँ पर आएंगे इराक, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, ठीक है, कुवैत, सऊदी अरब, यहाँ पर इजिप्ट, ये रहा आपका जॉर्डन, ठीक है। ये रहा जॉर्डन, उसकी कैपिटल अमान। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक जो है ना समझ आए ऐसा हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। सीमावर्ती देशों की अगर बात की जाए तो देखिए चर्चा में बना हुआ था, हमने देखा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे। लेकिन हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि ये चर्चा का विषय आखिरकार क्यों बना हुआ था, ठीक है। चर्चा का विषय आखिरकार क्यों बना था ये तो हमने समझा, इसके साथ साथ इसके पूरे बैकग्राउंड को समझना है, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं पूछता चर्चा में क्या बना, यूपीएससी पूछता है भाई चर्चा में जो विषय था उसके पीछे की कहानी को पूरा समझाइए। उसके सीमावर्ती देशों के बारे में भी पूछ लेता है, जैसे सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और वेस्ट बैंक। ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, इसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, इराक आपका, अभी मैंने इराक आपको दिखाया था, ठीक है, इराक आपको मैंने दिखाया था, और इजराइल हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, ये आपका वेस्ट बैंक हो गया,
ठीक है, इराक हो गया, सीरिया हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सीमावर्ती देश हैं इसके, किसके, जॉर्डन के, ठीक है। गल्फ और अकावा जो है लगभग 26 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। आप देखेंगे गल्फ ऑफ अकावा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 26 किलोमीटर इसके पास में क्या है, लंबी तट रेखा है। और जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह कौन है, अकाबा है, ठीक है। जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह यहाँ पर आप देखेंगे अकाबा है। तो ये इस तरह से मैपिंग में आप, यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो साथ में ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा सीमावर्ती देश कौन से हैं, एकमात्र इसका बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। इसके साथ साथ भौगोलिक विशेषताएं क्या भाई, ज्योग्राफिकल इसमें फीचर्स क्या क्या है, जैसे 3 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है, जैसे पूर्वी मरुस्थल, ईस्टर्न डेजर्ट, जैसे सीरियाई अरबी मरुस्थल का ये हिस्सा है, ठीक है। देश का 80% से अधिक क्षेत्र इसमें कवर होता है। बेसॉल्ट, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट की प्रधानता वाला ये पूर्वी मरुस्थल, ईस्टर्न जो आपका यहाँ पर मरुस्थल है, ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद जॉर्डन नदी के पूर्व का उच्च पठार है, जॉर्डन नदी के पूर्व का जो है उच्च पठार है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। सर्वोच्च शिखर इसका माउंट रम है, सर्वोच्च शिखर इसका माउंट रम है। अगर इसमें दिया गया होगा तो मैं बता दूंगी, इसमें आपको फिलहाल नहीं है, ठीक है। माउंट रम, ये याद रखना है कि जॉर्डन नदी के पूर्व का में देखेंगे कि जो जॉर्डन का क्या है, सर्वोच्च शिखर माउंट रम है। बेसिक चीजों को विशेषता हमें ध्यान रखना है, बाकी एमसीक्यू के थ्रू भी हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जॉर्डन घाटी भी है, ग्रेट रिफ्ट जो है वैली का ये भाग है, जो जॉर्डन घाटी है वो देखेंगे, ग्रेट रिफ्ट वैली का ये भाग आप देखेंगे। इसमें शायद मैंने मेरे ख्याल से मैप भी दिया था, अच्छा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेट रिफ्ट वैली का ये भाग है, यही स्थित है डेड सी। आप इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेड सी दिखाई देगा, ठीक है। डेड सी दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट में आप देखेंगे जॉर्डन के डेड सी है, तो यहीं पर ग्रेट लेफ्ट वैली का जो भाग है उसमें डेड सी भी दिखता है। पृथ्वी का सबसे निचला प्राकृतिक बिंदु हम अगर कहें तो 430 मीटर 30 मीटर समुद्र तल से ये नीचे है, और जॉर्डन रिवर डेड सी में गिरती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो ये आपकी जॉर्डन रिवर है वो डेड सी में आपकी गिर रही है, ठीक है, जिससे क्षेत्रीय जल और प्रणाली और कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका ये बहुत महत्वपूर्ण भाग रखती है ये वाली घाटी में। जो आप देखेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली का जो ये भाग है जहाँ पर डेड सी, और डेड सी में आपकी जॉर्डन रिवर जो कि जॉर्डन की प्रमुख नदियों में से एक है वो यहाँ पर गिरती है। स्पष्ट हो गया है। अब भारत और जॉर्डन के जो संबंध है उसको थोड़ा देख लेते हैं। मजबूत सभ्यतागत है, सांस्कृतिक और जन जन संपर्क में देखे जाता है यहाँ पर। भाई देखिए, किसी भी देश के साथ अगर आदान प्रदान ऐसे संबंधों का हो रहा है तो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक ऐसे तत्व हमें एक दूसरे के कल्चर में दिखाई देंगे। सहयोग के क्षेत्र में जैसे एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हैं, जैसे व्यापार, रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और प्रवासी डायस्पोरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने बीच में भी किसी चीज में पढ़ाया हुआ है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है इथोपिया, भारत अफ्रीका। इथोपिया जो कि आपका अफ्रीका में है। भारत अफ्रीका रणनीतिक जुड़ाव का प्रमुख केंद्र क्या है, इथोपिया। अभी इथोपिया में भी भारत के देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर यात्रा की है, हमने देखा था अभी, है ना। तो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इथोपिया की यात्रा ने अफ्रीका, विशेषकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सबसे पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका को समझेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये देखिए सींग की तरह है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको मैंने और बेहतर तरीके से यहाँ पर देने का प्रयास किया है। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सूडान हो गया, ये कहते हैं इरिट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया, जिबूती हो गया, ठीक है, सोमालिया हो गया। ये सब आपके हॉर्न, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर, द कंट्रीज मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सींग की तरह आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये सारे देश यहाँ पर आपके इसके अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट है, वापस चले। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को रेखांकित किया गया है। यह क्षेत्र समुद्री मार्गों, सुरक्षा हो, एनर्जी हो या फिर बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कई देशों के साथ कनेक्शन हमें दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इथोपिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मैपिंग की क्लास है तो इथोपिया चर्चा में रहा, क्योंकि वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यात्रा की। लेकिन इसके पीछे हमें सारी कहानी को समझना है कि अफ्रीका एक सार्वभौम राष्ट्र है। ये इथोपिया आपका, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, विश्व के सबसे प्राचीन निरंतर अस्तित्व वाले राज्यों में से एक माना जाता है इथोपिया। और इसकी सभ्यतागत जड़ें जो है अकसुमी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, जो और आधुनिक काल में ये पैन अफ्रीकन आंदोलन का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है अफ्रीका। अभी अकसुमी जो सभ्यता है
इनकी देखिए सबकी सभ्यताएं रहती है, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनकी अकसुमी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो क्या है, एक प्राचीन अफ्रीकी सभ्यता है, ठीक है। इसका केंद्र आपको अक्सुम यानी कि आज का जो इथोपिया इरिट्रिया क्षेत्र था उसके अंतर्गत ये आता है। और समय काल की अगर मैं बात करूं तो लगभग पहली से 7वीं सदी ईस्वी में ये जो है सभ्यता देखी गई। और ये लाल सागर के व्यापार पर आधारित शक्तिशाली साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य और भारत से व्यापार करता था। यहाँ पर हमने क्या बताया कि रेड सागर से जो है, यहाँ पर रेड लाल सागर के व्यापार पर आधारित शक्तिशाली ये साम्राज्य था जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। और रोमन साम्राज्य और भारत से व्यापार भी करता था। अफ्रीका की पहली सभ्यताओं में से एक जिसने अपने सिक्के चलाए और बाद में इसने क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया था। यहाँ तक स्पष्ट है। अकुसुमी सभ्यता के बारे में भी हमें पता चल गया, हमें लोकेशन के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। अब स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है ये, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। इथोपिया भी हमने 4 इसमें देश देखे, इसमें से एक इथोपिया भी है, करेक्ट। इसके बाद पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में ये स्थित है। हम देख सकते हैं इक्वेटर वगैरह आपने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका इरिट्रिया, जिबूती और इसके बाद इथोपिया और सोमालिया आपके अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, फिर यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, अगर हम राजधानी की बात करें इसकी तो अडीस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी अडीस अबाबा है। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और ये स्थिति जो है, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी, AU भी है यहाँ पर। साथ ही यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका का मुख्यालय भी यही इसकी राजधानी में अवस्थित है। और इसी कारण अदीस अबाबा को अफ्रीकाज डिप्लोमेटिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीकाज डिप्लोमेटिक कैपिटल कौन सी है, तो अदीस अबाबा क्या, इथोपिया की जो कैपिटल है। क्लियर है। सीमावर्ती देश, जैसा कि मैंने कहा, अगर हम कोई भी इस तरह के मैप में किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके सीमावर्ती देशों को जानना हमारा सबसे बड़ा दायित्व बन जाता है। जैसे इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, आपका इरिट्रिया, जिबूती। इसके बाद सोमालिया आपका आ जाता है, सोमालिया, ठीक है। केन्या, फिर आपका केन्या आ जाएगा। साउथ सूडान आ जाएगा, फिर आपका सूडान आ जाएगा। तो याद रखना है कि कोई भी मैप जो है अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इन केस मैं स्किप कर दूं तो आप उसके सीमावर्ती देश या उसकी नदियां या फिर जो इंपॉर्टेंट इस टाइम चर्चा में रहा उससे संबंधित और चीज़ों को सर्च करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो इथोपियाई उच्च भूमि पर आपको हाई लैंड्स पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और अफ्रीका का सबसे दुर्गम और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर कहाँ पर, इथोपिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और समझेंगे इसको। रूट ऑफ अफ्रीका के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे ऊंचा शिखर अगर इथोपिया का बोला जाए तो माउंट रस देजेन है। क्या है, माउंट रस देजेन है, ठीक है। आप एक बार खुद से भी सर्च करिएगा, माउंट रस देजेन इसका क्या है, सबसे ऊंचा शिखर है। ग्रेट रिफ्ट वैली की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी अफ्रीका ग्रेट रिफ्ट सिस्टम का एक हिस्सा है और देश के भीतर उत्तर दक्षिण दिशा में ये फैला हुआ है। ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पर ये दे रहे हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली आपको दे रहे हैं, ठीक है। और सक्रिय भूकंपीय गतिविधियां यहाँ सबसे ज्यादा होती है। ज्वालामुखी और झीलें इत्यादि आपको इस पर ग्रेट रिफ्ट वैली पे ज्यादातर देखने को मिलेंगी। ज्वालामुखी पठार अगर बात की जाए तो देश का बड़ा हिस्सा जो है बेसोल्टिक लावा प्रवाह से ढका हुआ है। यहाँ पर मुख्यतः सीनोजोइक काल का ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है। किसकी बात करें, सीनोजोइक काल की। तो यहाँ पर सीनोजोइक काल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है, एक्चुअली ये भूवैज्ञानिक समय का एक नवीनतम काल माना जाता है और शुरुआत में लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले, कितना, 6.6 ईयर्स, करोड़, ठीक है, करोड़ ईयर्स पहले जो है डायनासोर जब विलुप्त हुए होने के बाद की बात कर रहे हैं। इसे स्तनधारियों का युग भी कहा जाता था। और इसी काल में आप ध्यान देंगे, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मानव का विकास भी हुआ है। यानी कि आधुनिक जो पर्वत है, नदियां हैं, महासागर हैं, जलवायु है, इसी समय में इनका जो है निर्माण होना वहां पर शुरू होता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है, मुख्यतः सीनोजोइक काल की ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है जो हमें ये ग्रेट रिफ्ट वैली के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रमुख नदी प्रणालियां ध्यान से सुन लेना है इसको। जैसे ब्लू नाइक इसका उद्गम स्थल है और टेकजे और बारो,
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं इथोपिया में। इसके बाद अवाश की बात और ओमो की बात करें तो आंतरिक जल निकासी प्रणाली की ये नदियां हैं। और दनाकिल अवसाद जो है ये पृथ्वी के सबसे गर्म और निर्मतम स्थानों में से एक है। सक्रिय ज्वालामुखी एर्ता आले यही स्थित है। दनाकिल अवसाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अवस्थित है और पृथ्वी के सबसे गर्म और निर्मतम स्थानों में से एक माना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? एर्ता आले यहीं पर अवस्थित है। तो ये सब क्या चीजें था, हमने चर्चा में पढ़ा कि इथोपिया हमारे देश के प्रधानमंत्री विजिट गए, लेकिन हमने क्या समझा कि इथोपिया के बारे में अब जानना है क्योंकि यूपीएससी यहीं से प्रश्न बना लेता है। तो हमने सारी चीजों को जितना हो सकता था कवर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है टिग्रिस नदी। ठीक है, टिग्रिस नदी संकट, सभ्यता और भू राजनीति। संदर्भ क्या है? इराक की टिग्रिस नदी है। इराक में एक नदी है जिसका नाम है टिग्रिस नदी। ठीक है, बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रही। अब गंभीर संकट क्या है वो समझ लेते हैं, जैसे कि भारी प्रदूषण, ऊपरी देशों द्वारा जल नियंत्रण यानी कि डैम को वहीं पर रोक लेना उसके पानी को, और जलवायु परिवर्तन के कारण ये ऐसी आशंका जताई जा रही है यहाँ पर कि भविष्य में नदी के कुछ हिस्से सूख भी सकते हैं इराक में। तो टिग्रिस नदी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि टिग्रिस नदी क्या है? ये प्राचीन मेसोपोटामिया की दो महान नदियों में से एक है। दूसरी है यूफ्रेटिस रिवर। ठीक है, पहली है टिग्रिस रिवर, दूसरी है मेसोपोटामिया की दूसरी महान नदी कौन सी है? यूफ्रेटिस रिवर। ठीक है, इन दोनों नदियों ने मिलकर क्या किया? फर्टाइल्स जो क्रिसेंट है इसका निर्माण किया जहां मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जहां पर मानव सभ्यता की शुरुआत देखने को मिलती है। तो टिग्रिस नदी कहां पर है? इराक में है। ये आपका रहा इराक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये टिग्रिस नदी का थोड़ा सा आपको ये लोकेशन दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टिग्रिस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भी कुछ हैं, जैसे कि इसमें ग्रेटर जॉब है, लेसर जॉब है, अल अगैम है, दियाला है, करखे है। ईरान से आने वाली नदी, कभी मौका मिले तो इसको थोड़ा सा देखना, अदरवाइज एक बार गो थ्रू हो जाइएगा ताकि रिविजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना है। अब नदी टिग्रिस नदी का जो उद्गम है वो तुर्की के यानी कि टर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित टॉरस पर्वत की श्रृंखला के लेक हजारा से होता है। कहां से? टॉरस पर्वत के लेक हजारा से होता है। ठीक है, तो ये आपकी टिग्रिस नदी। ठीक है, तो टॉरस पर्वत के जो है श्रृंखला के लेक हजारा से जो है इस नदी का प्रवाह हमें देखने को मिलता है और ये सामान्यतः दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। हमने देखा है दक्षिण पूर्व दिशा में ये इस साइड में बह रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम अगर देखेंगे इथोपिया किसकी बात कर रहे हैं हम? इराक। ठीक है, इराक में तो दक्षिण पूर्व में अगर हम देखेंगे तो देखने को मिलती है हमें। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं बहाव के दौरान ये यूफ्रेटिस नदी के समानांतर चलती है। यूफ्रेटिस नदी जो है यूफ्रेटिस नदी के समांतर यहाँ पर साथ साथ में चलती है। क्यों? क्योंकि बहाव ज्यादा होता है। और कौन कौन सी इनकी नदियां प्रमुख सहायक नदियां इसको थोड़ा सा देख लेना है, मे भी अगर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस नदी की, जैसे पश्चिम एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी टिग्रिस नदी है। ठीक है, तो हमने ये समझा, तो क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पश्चिम एशिया की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी पहली सबसे बड़ी नदी? ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में सिंचाई का प्रमुख स्रोत इसी नदी से वहां पर उस देश को मिलता है, इराक को। ठीक है, यूज क्या क्या है यहाँ के नदियों के पानी से? जैसे पीने का पानी, बट ऑब्वियसली कृषि होती है, परिवहन होता है, उद्योग होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है। तो नदी पर कई डैम और जलाशय भी यहाँ पर बने हुए हैं टिग्रिस नदी पर, जो कि इराक में है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण वो काफी खतरे में है। अब इसका महत्व क्यों है, क्यों ये इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? तो सभ्यता की जननी कही जाती है। टिग्रिस ने मेसोपोटामिया में जो स्टार्टिंग के नगर हैं, कृषि है, लेखन प्रणाली है, तकनीकी विकास है, इसको जन्म दिया है। ठीक है, क्या क्या है? इसको जन्म दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थिक जीवन रेखा देखें तो इस नदी के विषय पे अगर हम देखें तो और क्या चीजें हैं? इराक की कृषि और खाद्य सुरक्षा की जो रीढ़ है इस नदी पर निर्भर करती है। लाखों लोगों की आजीविका भी इसी नदी पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व क्या है इस नदी का? तो मांडियन समुदाय के लिए पवित्र बहुत मानी जाती है। इनके धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवाहमान नदी जल जरूरी होती है। अगर ये नदी सूख जाती है तो इनके धर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे इनकी मान्यता है। किसकी? मांडियन समुदाय की। आइए मांडियन समुदाय को थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंपल से समझ लेते हैं। शब्द आया तो टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। जैसे मांडियन क्या है? एक प्राचीन धार्मिक जातीय समुदाय है और ये मुख्य रूप से इराक और ईरान क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। कहाँ से? इराक और ईरान क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। ठीक है, मैप पे चलते हैं। इराक और ईरान क्षेत्र से ये मांडियन समुदाय जुड़े रहे हैं।
और इनका धर्म जो है वो ज्ञान और पवित्र जल में देखेंगे वपस्तिमा पर आधारित होता है। और ये बहते पानी को बहुत ज्यादा पवित्र, मतलब फ्लोइंग वाटर को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट को ये अपना पैगंबर भी मानते हैं। और आज ये समुदाय बहुत छोटा और संकटग्रस्त माना जाता है। ठीक है, बहुत छोटा और संकटग्रस्त माना जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पष्ट है? ठीक है, स्पष्ट है ये इसके बारे में। अब यहाँ पर कह रहे हैं भू राजनीतिक महत्व की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। प्रभावित कारक इसके फैक्टर्स क्या है, जैसे तुर्की में बने डैम, ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें इन पे मैटर करती है। क्षेत्रीय जल राजनीति, और यही कारण है कि टिग्रिस नदी आज जल कूटनीति यानी कि वाटर डिप्लोमेसी का प्रमुख मुद्दा भी बन चुकी है, इन्हीं कारणों से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर क्या किया, कवर किया। किसके विषय में कवर किया? टिग्रिस नदी के बारे में, कहाँ अवस्थित है, ठीक है, कहाँ अवस्थित है, क्या मानता है, कौन से समुदाय इसको मानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेसोपोटामिया की जो दो महान नदियां हैं, जैसे यूफ्रेट्स रिवर और दूसरा है टिग्रिस रिवर, उनमें से एक है जो फर्टिलाइज क्रिसेंट का निर्माण करती है। और ये देखेंगे, हमने यहाँ पर देखा उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, नदी का उद्गम क्या है और कहाँ पर बहती है मुख्यतः, उसकी विशेषताएं क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखती है, राजनीतिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम अगला मैप में देखेंगे, वो है कुनार नदी। थोड़ा सा मैं इसको इधर से सेट कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कुनार नदी, ठीक है, कुनार रिवर या फिर चित्रल रिवर जिसको बोलते हैं। भू राजनीतिक और सुरक्षा की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि तालिबान में, ठीक है, तालिबान में, माफी चाहती हूँ, तालिबान में शासित अफगानिस्तान में कुनार यानी कि चित्राल नदी के जल को दारुटा बांध की ओर मोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिस कारण से हमें ये न्यूज में पढ़ना पड़ रहा है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इससे पाकिस्तान में नीचे की ओर बहाव जो है घटने की आशंका, अगर इस तरह से बांध बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान में जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अब जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को अगर सिंपली समझे तो क्या है, जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि लोगों को खेती और उद्योग के लिए पर्याप्त और सुरक्षित भरोसेमंद पानी की उपलब्धता की जरूरत है। क्षेत्रीय स्थिरता का मतलब क्या होता है कि किसी इलाके में शांति, सहयोग और टकराव की कमी भी हो सकती है। तो दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, यानी कि जब पानी की कमी होती है तो देश हो या फिर राज्य हो, उनके बीच तनाव उत्पन्न होता है, विवाद बढ़ते हैं। जब पानी का सही बंटवारा होता है तो सहयोग और शांति भी बनी रहती है। यही यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये बांध बना दिया जाएगा इस तरह से, तो पाकिस्तान में नीचे की ओर जो पानी का डाउन स्ट्रीम फ्लो है वो घटने की संभावना है, जिससे जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जो है, अस्थिरता फैल सकती है। कुनार नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांस बाउंड्री हिमालय नदी है। पाकिस्तान में इसे चित्राल नदी भी कहा जाता है और सिंधु नदी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सिंधु नदी तंत्र का हम देखेंगे यहाँ पर एक ये तंत्र का हिस्सा है। ये नदी क्या नाम है, कुनार नदी। तो हमें एक ये नई चीज पता चली, उद्गम क्या है, स्रोत क्या है, चियांतार ग्लेशियर से निकलती है। पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश, अभी हमने देखा पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश के अंतर्गत है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्थान क्या है, उत्तरी चित्राल क्षेत्र पाकिस्तान, ठीक है। उत्तरी चित्राल क्षेत्र और पाकिस्तान में हमें ये नदी कुनार नदी देखने को मिलती है, जिसके कारण वहां पर अगर डैम ऊपर बन जाएगा अफगानिस्तान में, नदी के जल को दारुटा बांध कहाँ है ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, इससे मोड़ने की जो योजना है वो इधर मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पर प्रवाह मार्ग की बात की जाए, कोर्स एंड फ्लो की बात की जाए, ठीक है। यहाँ पर कोर्स एंड फ्लो की बात की तो पाकिस्तान के चित्राल में मस्तूज नदी के उद्गम, चित्राल मस्तूज नदी के रूप में उद्गम दिखाई देता है। अरंदू के पास अफगानिस्तान में प्रवेश करती, नाम बदलकर कुनार नदी हो जाती। जब वहां पर अफगानिस्तान में प्रवेश कर देती है अरंदू नदी, तो उसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, यहाँ पर नाम बदल जाता है और क्या नाम, कुनार नदी हो जाता है। और कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर ये बहाव जो है इसका हमें मिलता है और जलालाबाद के निकट काबुल रिवर में संगम में ये समा जाती है। और काबुल नदी
जो है वो पुनः पाकिस्तान में प्रवेश कर अटॉक के पास इंडस रिवर में मिलती है। तो ये प्रवाह जो मार्ग है, फ्लो है, वो किस किस प्रकार से आता है। अरंदू जो है, अरंदू के पास अफगानिस्तान में प्रवेश करती है और नाम बदल जाता है वहां आकर कुनार नदी। कुनार और नंगरहार जो है वो प्रांतों से होकर ये बहती है और जलालाबाद के निकट काबुल रिवर के में संगम में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ों को समझते हैं। जैसे प्रवाह देश कौन कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। पाकिस्तान यानी कि काबुल सिंध तंत्र के माध्यम से ये बहती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पुनः ये प्रवेश करती है। ठीक है, अब कुनार नदी की कुछ सहायक नदियां हैं भाई, हर नदी की कुछ सहायक नदियां होती हैं, जैसे कि पेच नदी, आप देख पा रहे होंगे पेच नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लोटकोह नदी कुनार नदी के स्वयं काबुल नदी की सहायक नदी है, और काबुल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कुनार नदी स्वयं काबुल नदी की सहायक नदी है और काबुल नदी सिंधु नदी की है। यहाँ तक स्पष्ट है। कुछ विशेषता है, की फीचर्स है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा साझा की जाती है। कानूनी ढांचे का अभाव होने के कारण हम देखेंगे कि सिंधु जल संधि जो है जैसी कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है, इससे जल विवाद की आशंका बढ़ती। सिंधु जल संधि जैसी संधि आई थी हमारे देश में, वैसे कोई संधि नहीं है ये। देखिए सिंधु जल संधि जो है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, यहाँ पर इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की एक संधि है, जो 1960 में जो लाई गई थी, और इसमें विश्व बैंक जो है इसका मध्यस्थ बना था। और पानी का बंटवारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत को सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को पूर्वी नदियां कौन कौन सी, जैसे रावी, व्यास और सतलुज। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब। यानी कि युद्ध और तनाव के बावजूद ये जो संधि है ये अब तक कायम है और इसे दुनिया के सबसे सफल जल संधियों में से गिना जाता है। तो ये बता रहे हैं कि कानूनी ढांचे का अभाव है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगर सिंधु जल संधि जैसा कोई ट्रीटी होती तो शायद इनको ये समस्या नहीं आती और ये जल विवाद की आशंका यहाँ पर इस कारण से बनी रहती है। हिमनद पोषित, अब यहाँ पर क्या कह रहे थे, यहाँ पर ये टर्म आया है कि नहीं, चलिए हिमनद पोषित क्या है यहाँ देख लीजिए। लगभग 60 से 70% जल प्रवाह पाकिस्तान से उत्पन्न होता है। ठीक है, हिमनद पोषित की जो यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, इसलिए ऊपर की ओर किए गए परिवर्तन नीचे के क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर ये ऊपर की ओर ये परिवर्तन अगर बांध बनाए जाएंगे तो नीचे क्षेत्रों में काफी ज्यादा इसका प्रभाव जो है दिखाई देगा। गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र ये सभी क्या है, हिमनद पोषित नदियां हैं, यानी कि हिमनद के पिघलने से पानी से चलने वाला जो जल स्रोत है उसे ग्लेशियल फेड कहते हैं। यानी कि इस तरह से पूरी पट्टी जो है बर्फ से पिघलकर जो पानी आता है हिमनद पोषित को। और हिमनद पोषित में जैसे ये नदी का नाम लिया, इसके उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया एड ऑन कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सभी भी हिमनद पोषित नदियां ही हैं। हिमनद पोषित मतलब हिमनद के, यानी कि बर्फ के पिघलने बर्फ के पिघलने के बाद पानी से चलने वाला जो जल स्रोत होता है हिमनद पोषित कहा जाता है। इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूना, ठीक है, पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में सिंचाई हो, पेयजल हो, जल विद्युत के लिए जीवन रेखा हो, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सुरक्षा संवेदनशीलता की अगर इस नदी की बात की जाए तो सीमावर्ती संघर्ष प्रवण क्षेत्र है ये, और जल तनाव से सुरक्षा जोखिम भी यहाँ पर बढ़ जाता है अगर इस प्रकार के तनाव निरंतर बने रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझा। अभी आगे और है, टेंशन मत लीजिए। सोचेंगे बीच में मैडम ये आ गए तो शायद क्लास खत्म हो गई, नहीं, हम आगे बढ़े। इससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं, ये है संकल्प से सफलता तक का यूट्यूब चैनल। आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता तो मेरा फोटो आ जाएगा। उस चैनल को जो है जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, ये मेरा है इंस्टाग्राम हैंडल और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सारे PDF इत्यादि मिल जाएंगे आपको। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जो बढ़ती जरूरतें हैं उसके बीच में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश एक रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया, और यही कारण है कि राज्य की जो लंबी तटरेखा पर मौजूद दुर्लभ मृदा तत्व है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उनका विशाल भंडार पाया गया है, जो कि चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। इसी कारणवश आज हम इसको क्लास में भी पढ़ रहे हैं, राइट। जो आंध्र का रेयर अर्थ कॉरिडोर है, पहले तो हम इसे थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर साइंस में कुछ मिले हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, और देखिए मेटेलिक कंपोनेंट्स मिलते हैं। ये देखिए आपका आंध्र प्रदेश है,
ये आपका तेलंगाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये रेयर अर्थ है वो समृद्ध बीच सैंड डिपॉजिट्स की एक लगातार फैली पट्टी है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से मोनाजाइट और अन्य भारी खनिज पाए जाते हैं। मोनाजाइट को अभी हम देखेंगे। इसे भारत के सबसे मूल्यवान लेकिन कम उपयोग किए जाने वाले क्रिटिकल मिनरल जोन में से एक माना जाता है। ये जो आंध्र प्रदेश के आप देखेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दौरान इसको यहाँ पर जांचा परखा गया है। और यहाँ पर मैंने एक फोटो भी दी थी, ये आंध्र प्रदेश में खजाने, ये जो आपका है मोनाजाइट, काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कीमती भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी मूल्यवान है और ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके मुख्य रूप से मोनाजाइट और अन्य भारी खनिज भी यहाँ पर पाए गए हैं, जिसके कारण इसको थोड़ा सा चर्चा में लाया गया है। और यहाँ पर इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे, आंध्र प्रदेश की लगभग 974 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ श्रीकाकुलम से नेल्लोर तक ये जो है फैला हुआ है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? मोनाजाइट की प्रचुरता यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई गई है, जिसमें लगभग 55 से 60% रेयर अर्थ ऑक्साइड है और 8 से 10% थोरियम पाया गया है। इसके अंतर्गत जो सर्च किया गया, खनन किया गया है। और लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पूरी श्रृंखला इसमें उपलब्ध है, जैसे कौन कौन सी? नियोडियम, प्रेसियोडियम और लेंथेनम और सेरियम। ठीक है, तो इनके नाम थोड़ा सा याद कर लेना, टफ है लेकिन थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में खजाने का भंडारण मिला है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत के कुल मोनाजाइट भंडारण का इतने परसेंट जो भारत में कुल मोनाराइट है उसका कम से कम 30 से 35% आपका कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में मिला है। ठीक है, अब संरचनात्मक समर्थन यहाँ पर कुछ दे रहे हैं कि ये इंडियन रेयर जो अर्थ एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली क्या है? ये समुद्री रेत से दुर्लभ खनिज निकालने की फैक्ट्री है। ठीक है, और गुडूर में मोनाजाइट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। और इसके बाद नीतिगत समर्थन में अगर हम देखें पॉलिसी वाइज, तो पीएलआई स्कीम क्या कहती है? भारत में खुद उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है? देश के लिए एक जरूरी क्रिटिकल मिनरल की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करता है ये। और माइनिंग वेस्ट रिकवरी पहल क्या है? खादानों की कचरे से भी उपयोगी खनिज निकालता है, यानी कि खादानों के कचरे से भी ज़्यादा उपयोगी, जो वहाँ पर कचरे में भी जो उपयोगी खनिज है उनको वहाँ पर निकालता है। माइनिंग वेस्ट रिकवरी पहल के तहत ये सारी चीज़ें होती है। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं अगर इससे संबंधित कोई ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्कटिक क्षेत्र। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है आपका, वैश्विक जलवायु का थर्मोस्टेट। तो इसमें अभी चर्चा का विषय क्यों बना है पहले ये समझते हैं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें उन्होंने बताया कि आर्कटिक क्षेत्र में अब तक का सबसे गर्म और सबसे आर्द्र ईयर जो है अभी इस साल 2025 को है दर्ज किया गया है। ठीक है, दर्ज किया गया। और यहाँ तापमान का जो टेम्परेचर, जो इतनी वृद्धि वैश्विक औसत से 2 गुना से भी ज़्यादा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, जो टेम्परेचर है, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी बना हुआ है आर्कटिक रीजन। ठीक है, आर्कटिक रीजन आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पर आर्कटिक रीजन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्कटिक क्षेत्र क्या है? ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। इसकी प्रमुख विशेषता बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान रहता है और विशाल बर्फ है, समुद्री हिम है, फ्रास्ट यानी कि स्थायी रूप से जमी भूमि है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशियन का जो आर्कटिक सर्कल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और वो पिक्चर में है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि विशाल बर्फ और समुद्री हिम है यहाँ पर, और विशिष्ट स्थलीय और समुद्री परितंत्र भी भाई पाया जाता है यहाँ पर विशेष रूप से। आर्कटिक का उच्च अल्बीडो, जो हाई एल्बिडो है, यानी कि बर्फ द्वारा सूर्य के प्रकाश का अधिक परावर्तन और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत अहम भूमिका ये निभाता है। और इस लोकेशन की बात की जाए तो आर्कटिक जो वृत्त है आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित है, लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, लगभग उत्तरी अक्षांश। और केंद्र में स्थित है आर्कटिक ओशियन बेसिन। ठीक है, केंद्र में स्थित है आपका आर्कटिक ओशियन बेसिन स्थित है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सीमावर्ती देशों की यदि बात की जाए इसके अंतर्गत, तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देशों में ये फैला हुआ है, जैसे रशिया। ठीक है, जैसे रशिया या आर्कटिक ओशियन आपका रशिया, कनाडा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, डेनमार्क आपका, फिर आ जाएगा ग्रीनलैंड, डेनमार्क आ जाएगा, फिर आपका नॉर्वे आ जाएगा,
फिर आपका आइसलैंड आ जाएगा, फिर आपका फिनलैंड आ जाएगा, फिर आपका स्वीडन आ जाएगा। तो सीमावर्ती देश जो है आर्कटिक क्षेत्र के कुल 8 देश हैं जिनको हमने यहाँ पर समझा अभी। अब आर्कटिक महासागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां, ये नदियां मीठा जल, ध्यान रखना है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मीठा जल और तलछट लाकर जो सैलिनिटी है, लवणता है और सी आइस को प्रभावित करती है। और ये रूस में आप देखेंगे जो प्रमुख नदियों में रूस की कौन कौन सी नदियां जो आर्कटिक महासागर में गिरती है, रूस की नदी कौन सी है, ओ येनिसेई, लेना। कनाडा की कौन सी, मैकेंजी। यूएसए कनाडा की कौन सी, यूकॉन, जो कहाँ गिरती है, आर्कटिक महासागर में। क्लियर है। और भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है इस आर्कटिक महासागर की जो बात हो रही है, आर्कटिक महासागर बेसिन एक्चुअली विश्व का सबसे उथला और सबसे ठंडा महासागरीय बेसिन, हमने अभी देखा इसकी स्थिति को। महाद्वीपीय शेल्फ की बात की जाए तो बहुत ज्यादा विस्तृत है, हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल, गैस और खनिज संसाधनों से काफी ज्यादा समृद्ध है आपका आर्कटिक महासागर ये। और लोमोनोसोव जो रिज है वो पानी के नीचे स्थित पर्वत श्रृंखला है और कई आर्कटिक देशों के द्वारा क्षेत्रीय दावा भी यहाँ पर इसका किया गया है। ठीक है, आर्कटिक महासागर की बात हो रही है। इसके बाद फ्रास्ट क्या होता है, परमाफ्रास्ट एक्चुअली देखेंगे बर्फ की ऐसे लेयरिंग होती है जमीन पर, यानी कि स्थायी रूप से जमी भूमि कह सकते हैं। इसमें कार्बन और मीथेन की बहुत बड़े विशाल भंडार पाए जाते हैं और पिघलने पर ग्रीन हाउस गैसों का यहाँ पर उत्सर्जन होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बच्चे अभी तक अभी वीडियो में बने हुए हैं वो बताएं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दें। विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, यूनिक फैक्ट्स क्या है कि पृथ्वी के कुल मीठे जल 20% ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में यहां से प्राप्त होता है। समुद्री बर्फ लगभग 80% सौर विकिरण, ठीक है, ये परावर्तित कर देती, पिघला देती है, इसलिए आर्कटिक को पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। और ध्रुवीय रात्रि और मिडनाइट सन की घटनाएं जो है पृथ्वी के, अब ये देखिए यहाँ पर ध्रुवीय रात्रि और मिडनाइट सन की घटनाएं क्या होती है उसको समझ लेते हैं पहले। इसे पोलर नाइट्स क्या होती है, जहां पर कई दिनों हफ्तों तक सूरज बिल्कुल निकलता ही नहीं है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के भीतर होता है ये। और कारण क्या है, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष 23.5 डिग्री, इसके कारण से ये परिस्थितियां वहां बनती है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी ध्रुव पर सर्दियों में महीने तक अंधेरा रहता है, यानी कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है। अब मिडनाइट सन क्या है, तो जब आधी रात में भी सूरज दिखाई देता है। गर्मियों में अगर आप ध्यान देंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसा होता है और सूरज 24 घंटे डूबता ही नहीं है वहां पर, मतलब रात में भी दिन जैसा उजाला होता है। तो ये टर्म्स जो है इनको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया था। और ध्रुवीय रात्रि और मिडनाइट सन की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण 23.5 डिग्री झुकने के कारण हालिया ताप वृद्धि, यानी कि जो टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां बन रही हैं, जस्टिंग रिवर्स जैसी घटनाएं, परमाफ्रॉस्ट है, पिघलने से धातु का रिसाव हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट वही जो बर्फ की जमीन जो जम जाती है वो जब पिघलने लगी, इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, धातु का रिसाव धीरे धीरे घटाव होना शुरू हो गया और हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपने आई होप जितना पढ़ा है उसको पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए फिर इन प्रश्नों पर आइएगा। फिलहाल हम यहाँ पर टॉपिक के प्रश्नों को कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है जॉर्डन की राजधानी अमान को रोमन काल में क्या कहा जाता था। ऑप्शंस आपके जेरिको, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया और दमिश्क। इसका प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं आपको कि आप करेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, 10 प्रश्न है, कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इथोपिया को रूफ ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है, हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर वही एमसीक्यूज हैं जो मैंने टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज है। और ये जो सीरीज चलाई गई है वीकली मैपिंग बेस्ड जो करंट अफेयर्स है, वो हर संडे को शाम को 7 बजे आएगी। इसका पहला ऑप्शन है विशाल मरुस्थल के कारण, उच्च और दुर्गम इथोपियाई उच्च भूमि के कारण, सबसे अधिक जनसंख्या के कारण और समुद्री तट की ऊंचाई के कारण। तो इथोपिया को रूफ ऑफ अफ्रीका क्यों कहा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्च और दुर्गम इथोपियाई उच्च भूमि के कारण। ठीक है, ब्लू नाइल नदी का उद्गम स्थल किस देश में है, सूडान, मिस्र, युगांडा, इथोपिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्लू जो नाइल है उसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा आपका कि नदी का उद्गम स्थल किस देश को माना जाता है। ठीक है, किस देश को यहाँ पर माना जाता है, तो आपका ये है इथोपिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था
इथोपिया को। इसके बाद दनाकिल जो है अवसाद का सही वर्णन कौन सा है? यहाँ पर ठंडा पर्वतीय क्षेत्र है, ये घना वर्षावन है, अत्यंत गर्म निम्न ऊंचाई वाला ज्वालामुखी क्षेत्र है, या हिमाच्छादित पठार है? बताइए। दनाकिल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि दनाकिल अवसाद क्या है? अत्यधिक गर्म, यहाँ पर आप देखेंगे अत्यधिक गर्म निम्न ऊंचाई वाला ज्वालामुखी क्षेत्र है ये, ठीक है। टिग्रिस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टिग्रिस नदी के संदर्भ में, ठीक है, ये मिस्र में बहती है, इसका उद्गम ईरान में है, ये जो है लेक हजार तुर्की से निकलती है, ये सीधे अरब सागर में गिरती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अभी हमने किया है सारे टॉपिक को, अगर आप चाहे तो फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं, फिर इस पर आइएगा। टिग्रिस नदी का जो है सभ्यतागत महत्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी, नील नदी, मेसोपोटामिया, यांगत्से बेसिन। ऑब्वियस सी बात है, ये हमने पढ़ा था, मेसोपोटामिया से संबंधित है टिग्रिस नदी का, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुनार नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? कुनार नदी को पाकिस्तान में काबुल नदी, स्वात नदी, चित्राल नदी, या फिर गिलगित नदी? बताइए, कुनार नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चित्राल नदी को। आप पॉज कर करके भी इन प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं या फिर फास्ट करके स्लो करके, जैसे ठीक लगे, लेकिन प्रश्नों को हल करिएगा साथ साथ में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कुनार नदी पूरी तरह अफगानिस्तान में बहती है, इसका जल प्रवाह मुख्यतः ईरान से आता है, ये पाकिस्तान पाकिस्तान प्रवाह वाली नदी है, ये अरब सागर में सीधे गिरती है। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कुनार नदी को लेकर जल विवाद बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? सिंधु जल संधि का उल्लंघन, अत्यधिक वर्षा, कोई औपचारिक द्विपक्षीय जल संधि ना होना, या फिर समुद्री ज्वार। तो हमने जब सिंधु जल संधि के बारे में पढ़ा था, उदाहरण दिया था कि अगर वैसी कोई ट्रीटी होती तो शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जल संधि को लेकर इश्यूज ना होते, यानी कि ऑप्शन सी है कि कोई भी औपचारिक द्विपक्षीय जल संधि ना होने के कारण ऐसा विवाद वहां देखने को मिल रहा है कुनार नदी में। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इस प्रकार से तो प्रश्न नहीं आते। देखिए, यूपीएससी के साथ साथ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको भी ध्यान में रखकर ये टॉपिक्स बनाए गए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी हम शुरुआती दौर में, और अभी मैं बहुत भारी भरकम एमसीक्यूज ले आऊंगी तो फिर आपको भी टेंशन हो जाएगी ना, क्योंकि बिगनर्स भी है इसमें। अब मोनाजाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देना होता है कि सही है कि गलत है, ठीक है। इसमें केवल हैवी रेयर अर्थ पाए जाते हैं, इसमें यूरेनियम नहीं होता है, इसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड और थोरियम दोनों पाए जाते हैं, ये केवल हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। तो मोनाजाइट की जो बात की जा रही है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड और थोरियम दोनों पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन एनसीएमएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात प्रतिबंध लगाना, ठीक है, केवल कोयला उत्पादन बढ़ाना, रणनीतिक खनिजों की उपलब्धता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, निजी खनन पर प्रतिबंध लगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रणनीतिक खनिजों की उपलब्धता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या किया हमने आज? काफी चीजों को यहाँ पर कवर किया है, काफी चीजों में हमने देखा, मैप बेस्ड हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं फटाफट से। जैसे जॉर्डन और भारत के संबंध जो चर्चा में बने हुए थे, उनसे संबंधित जॉर्डन के विषय में हमने सारा पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद इथोपिया और जो अफ्रीका में आपका है, इथोपिया की लोकेशन को समझा, अफ्रीका में क्या इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफिकल, सांस्कृतिक और कई तरीके से हमने इसको समझा भौगोलिक रूप से। टिग्रिस नदी जो कि आपकी इराक में अवस्थित है, उसके विषय में हमने डिटेल में मैपिंग के थ्रू भी समझा, यहाँ पर आप देखते जाइए, मैं चेंज कर रही हूँ इसको, ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है, इसमें कौन सी सभ्यता है, ये सबको हमने समझा। इसके बाद कुनार नदी जो कि आपकी तालिबान में, ये जो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में ये शासित, जो तालिबान शासित जो अफगानिस्तान है उसमें है, जिससे पाकिस्तान को दिक्कतें हो रही है। कुनार नदी के बारे में हमने पढ़ा, प्रवाह मार्ग क्या है, इसकी सहायक नदियां क्या है, हिमनद पोषित ये है और किस प्रकार से पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकती है अगर वहां पर कोई डैम बनता है तो। फिर आंध्र प्रदेश के रेयर अर्थ कॉरिडोर को हमने समझा डिटेल में, उसके बैकग्राउंड को समझा, आर्कटिक क्षेत्र के वैश्विक जलवायु थर्मोस्टेट को समझा कि उसकी क्या वैल्यू है, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी, सीमावर्ती देश कौन से हैं इसके, महासागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, भूवैज्ञानिक इसकी विशेषताएं क्या है, पर्माफ्रॉस्ट क्या होता है और वो पिघल रहा है, क्यों पिघल रहा है, इसको हमने समझा।
ध्रुवीय रात्रि, मिडनाइट सन क्या होता है, और हमने इस प्रकार से MCQs को कम से कम यहाँ पर सॉल्व किया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट करिएगा। आज ये पहला लेक्चर है, किसी चीज़ का सुधार करना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, कोई और प्रतिक्रिया है तो वो भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाता है। कहाँ पर? इसी प्लेटफॉर्म पर, संकल्प से सफलता तक पर। उसको भी देखिए। साथ में जियोपॉलिटिकल्स के रोज कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, उसको भी देखिए। उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी कभी कभी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको भी कंटिन्यू देखिए। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।